आज हैं हम अपने ग्राम सभा रेवई में और अपने विधायक भावी विधायक भैया अमित सिंह जी के यहाँ है। ये उनकी हवेली है, चलते हैं उनको पेपर देना है। तो ये देख लीजिए भैया की हवेली। सही है। ये है फूल पौधे। अरे भाव माँ के नाम नमस्ते है। भैया की हवेली, जिन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने सोच समझ के बनाया है। ये मेरे फूफा जी की अनुमति है, बच्चा फ़ोटो खींचना चाहो तो खींच लो। और इन्होंने आदेश कर दिया कि आपका घर है, लेकिन मेरा नहीं है। इनका बड़ा दिल है कि इन्होंने आदेश कर दिया। फूफा मेरे लिए विचार दे दीजिए आज का कि मैं क्या करूं, मैं अपने जीवन में कैसे उन्नति प्राप्त कर सकता हूं। आप तो अधिवक्ता रह चुके हैं ना? हाँ हाँ भाई, हम भी हैं, उसी साकेत में हम भी अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, चौथा सेमेस्टर होगा। तो अधिवक्ताओं के लिए क्या कर्तव्य होता है? 2-3 बातें। अधिवक्ता का भाई कर्तव्य ये है जी कि अपने काम को जी समर्पित होकर के जी पूरा करे, जी किसी अपने मुवक्किल का नुकसान न होने पाए, जी जिस भी तरीके से हो सके उसका हित करे। जी। अगर मुवक्किल हमारा गलती में है तो क्या उसको गलती बचाना नहीं तो चाहिए कि? नहीं बचाना चाहिए, तब भी जी उसको शुद्ध रूप से बचाना चाहिए। भाई वो गलत करवे करेगा, जी। वो तो उतना एक्सपर्ट है नहीं, हम्म। तो उसको सुधारने की तो अपनी ही तो ड्यूटी है। जी। जैसे सरकारी अधिवक्ता मिल जाता है सच्चे लोगों को, तो हम लोगों को तो वही मिलेगा। ये बचने के लिए तो हमें कौन से केस को लेना चाहिए, कौन से छोड़ देना चाहिए? इस मामले में तो भाई अब आप ये जानिए कि जो काम एक पक्ष ईमानदार होगा, जी एक पक्ष बेईमान होगा, ये तो तय है। जी लेकिन जिसमें आपकी ये जान पड़े कि इसमें इस मामले में गुणवत्ता है, जी। उसी को आपको लेना चाहिए, ताकि आपकी इज्जत बची या रहे। इसे कोई अनजाने में वाहन से दुर्घटना किया है तो उसको बचाया जा सकता है ना। लेकिन जानबूझकर कोई कुछ अनैतिक कार्य किया है तो उसको हम केस नहीं लेंगे। हम वादा करते हैं आपसे कि रेवई की साख को हम रखेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, चाहे बिल्कुल गलत किया हो जी या बिल्कुल सही किया हो, इसका अनुमान तो अदालत में जाने के बाद ही पता चलता है। हाँ सही है, उसकी ग्रेजुएटी सही है। उस न्यायालय ही उसको हम जब तक हैं उसको निर्दोष मानना है। हाँ बस, जी। इसलिए आपका बैरक नंबर क्या था अयोध्या में? बैरक नंबर नहीं, शेड नंबर जी। शेड नंबर है हमारा 10। 10 है। तो आपके अधीनस्थ जो अधिवक्ता हैं? अधीनस्थ एक लड़की है, जी उसका नाम वाम तो हमें नहीं मालूम है, जी लेकिन एक राजदेव पांडे हैं जी और एक मालवीय हैं। जी। ये 3 आदमी हैं, एक टाइपिस्ट है। तो हम अभी 4th सेमेस्टर में फूफा जी, तो हमें क्या ध्यान रखना है? हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखें कि कुछ अभी अध्ययन ही करें? नहीं, देखिए आपको शुरुआत की कार्यवाही को सीखने के लिए तो मस्त है कि भाई प्रोसीडिंग को जानिए जी कि क्या क्या होगा। जी। जैसे अब सम्मन भरना आप न जानते हो, हाँ हाँ हैं? हाँ। तो इसको भी तो सीखना जरूरी सीखना है। है ना। सम्मन भरा जाएगा कैसे, जी। किसको नोटिस दी जाएगी, किसके आदेश से दी जाएगी, जी। तो ये सब चीज़ें आपको जानना तो शुरुआती स्टेप है ये। और ये जानने के लिए तो आप शुरू से अगर कार्यरत रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा बाद में। और बेल प्रक्रिया भी कब से सीख लिया जाए तो अच्छा रहेगा? बेल जी बेल प्रक्रिया तो आप जैसे आपको बेल दरख्वास्त पड़ेगी तो प्रोसीडिंग अदालत बताएगी ना कि जी। आपको क्या करना है आगे। हाँ हाँ। बहस में जाएगा, आप क्या करेंगे, आप कब तक आपत्ति लगाएंगे,
इंटेंसिव रिपोर्ट जो बेल होता है अग्रिम रूप से जमानती अग्रिम रूप से जमानत पहला फर्स्ट स्टेप तो जमानत है। जी जी तो जमानत में आप दरख्वास्त डालिएगा जी। कि हम किसी और अन्य हम अयोध्या में अगर अपनी शेड में रहना चाहें तो किसके अंडर में रहें? ऐसे आप तो मौजूद नहीं मौके पे, तो आप हमें करें आदेश कि हम उन्हीं के वहाँ पर देखिए, अब संरक्षण इसको में कहीं रहें। बैठिए तो बहुत बताओ, आइए बैठ जाइए, ठीक है। आएंगे। ये कि जैसे वो सीनियर जा रहे हैं, आप फाइल लेके जा रहे हैं उनके साथ, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अंधभक्ति दौड़ नहीं करनी है। नहीं, बस अंधभक्ति नहीं। आपके पास मुकदमा आए तो आप ले लीजिए, जो ना आए, आपको जो चीज़ ना समझ में आए उसको अपने सीनियर से पूछ लीजिए कि इसमें हम क्या करें, क्या सी दरख्वास्त डालें, क्या लिखा है उसमें। जो चीज़ नहीं आप जानते हैं तो उसको तो लिखने जानना पड़ेगा ना। लिखने प्रोसीडिंग आपको सीखना है। आप लिखोगे तो आपको याद हो। तो फूफा हम ये कहें कि आज के ज़माने में जो डिजिटल रूप में आ गया है, अभी हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, पूरी प्रारूप बता देता है कि हम जिस प्रक्रिया में जा रहे हैं ऐसा फॉर्मेट होगा। वैसे फॉर्मेट तो प्रारूप तो सिखाया जाता है, तो अब बहुत आसान हो गया है, लेकिन हमें सीखने के लिए आप राइट करिए जी राइट लिखोगे तो जानकारी में और नहीं लिखोगे तो अंधविश्वास में पड़े रहोगे तो धोखे में रहोगे। आप समझिए कि हमारा सीनियर बताएगा, आप पूछोगे तब ना बताएगा। हाँ हाँ। तो आप जब जैसे FIR हुई, FIR कापी आपको मिली जी तो आप उसमें आप जिसकी तरफ से रहेंगे वो उसके अधिवक्ता होंगे, जी है ना। जी तो आपको अपने वकील से सब पता चल जाएगा कि क्या ये सच्चाई किया है। जैसे कोई भी आएगा तो ये थोड़े बताएगा कि हम मर्डर किए हैं, वो कहेगा हमको फंसा दिया गया है, तो हम बेगुनाह हैं। लेकिन आपको बताएंगे, आपको इस बात को तो छिपा करके उसको वकील बताना पड़ेगा कि ये नहीं, आप ये कहिए। बयान भी उसका होगा, बाद में प्रोसीडिंग आएगी तो बयान होगा। बयान की धारा क्या होती है? जैसे 100 पहले तो 161 होता था जी, 164 का बयान होता था जी। लेकिन अब वो सब CRPC बदल गई है। अभी तो भारतीय न्याय संहिता हो गया ना। वही भारतीय न्याय संहिता बदल गई है जी। उसमें जो धारा पहले थी वो उसका बदल गया ना। अब कहिए कि वो पूछ पड़े हाँ, तो हमें सबका नहीं याद है, बिना देखे वो हाँ, कहाँ क्या बदल गया है हाँ। कुछ पता नहीं चलता है। तो यही है उसमें, और क्या है। अब अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क रहिए भैया, जूनियरशिप में रहिए जिसके, उससे आप पूछ के सहायता ले सकते हैं। और अच्छा, शुरुआती दौर में आप तहसील से काम शुरू करिए। जलालपुर से पहली चीज़ देखिए, आपकी विशेष चीज़ होती है पैसा, आपको नहीं मिलेगा। और रोज आप यहाँ से 30 रुपया खर्चा करके और 30 रुपया आ करके 60 रुपया तो खर्चा होगा जी है। हाँ, अपने कपड़े पेट्रोल से जाओगे तब भी वही लगभग बैठेगा, वाहन और पेट का नहीं हो पाएगा तो सही है। गड़बड़ हो जाएगा ना जी। तो तहसील में आप रहेंगे, जैसे गाँव देश का अपने शुरू हो जाए कार्यक्रम कौनो भी, तो उसमें आपको दरख्वास्त पड़ जाएगी, दाखिल खारिज की दरख्वास्त आप हमारी है पड़ी, इसको दीजिए आप, तो वो खर्चा देगा। दूसरी चीज़ अधिकारी लोग यहाँ मिल भी जाते हैं जीबे वो बता देते हैं कि साहब अब की बयान आपका कराना होगा, बयान हो जाएगा इसमें। तो आप उसको खुद सीख लोगे तो ये बयान जान जाओगे। सम्मन जारी होगा, नोटिस आती है उसकी, जैसे दाखिल खारिज की दरख्वास्त पड़ गई तो वो तूने देखे कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये लागू कर दिया था कि अब ये बैनामे की कापी वहाँ चली जाएगी अदालत में अपने आप। अच्छा वो रजिस्ट्री ऑफिस से उसकी एक कापी तहसीलदार जलालपुर के यहाँ चली जाएगी। तो तहसीलदार फिर उसको डिप्यूट करेंगे किसी नायब तहसीलदार को, तो वहाँ जाएगी तो वहाँ पर वो मुकदमा नंबर दर्ज होगा। मुकदमा नंबर दर्ज होने के बाद इशू नोटिस होगा है,
इनको पार्टी को सम्मन आएगा, पार्टी को नोटिस आ जाएगी, नोटिस समझ। आएगी हाँ कि आप बैनामा लिखाए हैं, आपका मुकदमा आप गैर जेरे का जवाही है, आप आइए और अपनी बात बताइए। और एक लिखने वाले को, एक लिखाने वाले को, दोनों को नोटिस जाएगी। एक उत्तर प्रदेश सरकार को जाएगी। अभी वर्तमान में दाखिल खारिज का समय जो मिनिमम कितने समय में कराया जा सकता? 35 दिन है। 35 दिन पे 35 दिन के बाद वो मुकदमा आपका। और अधिकतम कितने समय में कुछ अवधि? 6 महीने के अंदर में उसको कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर। ये तहसीलदार की भी तो इसमें आ गई है अधिकार, मतलब कि उनको करवाना है, उनको करवाना है, उनको ऑर्डर कर देना है जी। लेकिन अब लोग लटकाने के लिए कोई दरख्वास्त डाल दे रहा है कि ये रहे वकील साहब आज बीमार है, पार्टी बीमार है ना जी। तो भाई अधिवक्ता तो जैसे फूफा हम बताएं, हमारा थोड़ा सा जगह था तो हम पेपर सब दे दिए जी, और तहसील वो रुपए के लिए लटकाए हुए है। तो हमने केंद्र का एक होता पोर्टल CP ग्राम, उस पे हमने अपनी प्रक्रिया बताई कि भैया साहब मेरा इतने समय में रजिस्ट्रेशन बैनामा हो गया है, काफ़ी दिनों से हमारा पेंडिंग है, लंबित है, तो इसको अग्रिम रूप से मान के जल्दी से कर लिया जाए। क्यों विलम्ब हो रहा? हमारी जो सत्यता है उसको देख लीजिए। लेकिन वो कहता है कभी टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कभी ये लगाना पड़े। हमने कहा पेपर जो आप बताइए उसको लाते हैं। तो हमने इसी से ध्यान किया, हमें अपने लोगों का भी भला करना है और सीखना है। ऐसा हम बता दें कि वो 6 देखिए पहले फर्स्ट प्रोसीडिंग जब आप अपीयर हो जाएंगे दोनों पक्ष, तो 35 दिन के बाद ही वो नहीं तो हमारा 1 ईयर का हो गया था, एक साल के। ये सब मामला नहीं है। वो आप नया बढ़ गया हो, कोई उसमें आ गया हो, भाई हम नहीं उसको हम दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो पहले वही है। उसके बाद में तहसील स्तर पे क्या क्या केस होते हैं? तहसील स्तर पर तो कोई यही भूमि संबंधी मामले हैं। भूमि संबंधी और ये वाद क्या होता है? वही बात जैसे फौजदारी खाली 229B अच्छा का मुकदमा DSDM के यहाँ देखा जाता है। और पहली चीज़ ये जानिए कि इन लोगों को कोई वारंट ट्रायल का मुकदमा नहीं देखने की पावर है, वारंट वाला न इनको ये जो अभी इस समय गड़बड़ी करते हैं, जमानत मांगते हैं, ये पावर नहीं थी अभी तक। अब कोई नया एक्ट आ गया हो, कोई बात हमने नहीं पढ़ा है। जैसे कहते हैं कि आप 10-10 हज़ार की जमानत, 1 लाख की जमानत दाखिल करिए, ये पहले पावर नहीं थी, जमानत नहीं मांग सकते थे। अब हमने नहीं पढ़ा भाई, नहीं देखा है। आपके समय में आपने LLB कब किया था? LLB मैंने किया सन 75-76 में। और कहाँ से? कानपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो 75 में उस समय क्या होता था? आपने 3 वर्ष ही किया था? हाँ 3 वर्षीय मैंने किया था। अच्छा, हमें जो विद्यालय मिला है सरकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, एक ही उन्होंने सीट रखा कि 300 सीट है और वो सरकारी सीट सिर्फ कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, जब ना ही उनके यूनिवर्सिटी के पास भी सीट नहीं है। तो हमें सौभाग्य हो गया कि नहीं तो हम बड़ी रुपया लग जाती फूफा। हाँ, प्राइवेट करने में भाई परेशानी होती। इसमें जो है कि अपने लोग हैं, वहाँ से मेरे फूफा भी एक हैं, कहते हैं काम होता है। इस समय जो है डॉक्टर राय साहब हैं, विभागाध्यक्ष अशोक कुमार राय, ठीक ठाक चल रहा था। तो अब अयोध्या में जो है आपका, अभी तो फैजाबाद है ना, अयोध्या नहीं बोला जाए, न्यायालय कहा जाता है, अयोध्या लिखा जाता है, लेकिन न्यायालय स्तर में तो इसका फैजाबाद के नाम से होता होगा। नहीं, अयोध्या हो गया ना? जिला अयोध्या हो गया। अच्छा, ठीक है।